तो कल हम लोग का पार्ट ए कंप्लीट हो गया था। पार्ट ए क्या था? 2 पॉइंट छोड़ के जो ही क्लैरिफिकेशन थे जो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। पार्ट ए क्या था? जहां पे प्राइस सोल कंसिडरेशन हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी कंसिडरेशन हो, ठीक है। मॉनेटरी कंसिडरेशन हो और सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर अनरिलेटेड पर्सन, ठीक है। तो उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, और कुछ कुछ इंक्लूजन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। पार्ट बी जो है उसमें वो केसेस कवर है जहां मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं होगा, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होगा, या पार्टली नॉन मॉनेटरी और पार्टली मॉनेटरी कंसिडरेशन होगा, रिलेटेड पार्टी होगा, ठीक है। प्राइस नॉट सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है। मतलब स्लाइटली मॉनेटरी, पार्टली नॉन मॉनेटरी। तो वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा और भी इसमें जो भी है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एजेंट के केस में क्या कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में क्या होगा, तो वो आपका कवर है रूल 27 to 31, ठीक है। रूल 27 से लेके रूल 31 तक। उसके बाद एक स्पेसिफाइड कैटेगरी है। इसमें क्या कवर है? इसमें कवर है आपको परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। एयर टिकट का, सर्विस ऑफ बुकिंग एयर टिकट, एयर टिकट नहीं, सर्विस ऑफ बुकिंग एयर टिकट, कौन? एयर ट्रैवल एजेंट के द्वारा, ठीक है। इस लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड, वाउचर, टोकन, कूपन और स्टैम्प, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर जीएसटी लॉ एट अ डिफरेंट यूनिट ऑफ सेम लीगल एंटिटी, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन में क्या होगा समझ गए? सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो अभी तो हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू ये तो पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रूल्स पे आते हैं। तो रूल 27 सबसे पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। रूल 27 से स्टार्ट होगा, रूल 31 तक हम लोग जानेंगे क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं रूल 27 के एनालिसिस पार्ट से स्टार्ट किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। रूल 27 आपका, हाँ आ गया, ये रहा रूल 27। ये देखिए आपका चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। रूल 27 to 29 सप्लीमेंटेड बाय रूल 30 एंड 31, ठीक है। रूल 30 और 31 कॉमन रूल है, सब पे लगेगा, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई इन्वॉल्विंग नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन और रिलेटेड पार्टी, समझिए। रूल 30 31 सब जगह आता है, वो देखिएगा क्या आगे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब पहला जो है रूल 27, वो क्या बोला? वो बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, मतलब पार्टली मॉनेटरी कंसिडरेशन, पार्टली नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, या होली नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? जैसे बार्टर ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट ए मैं दे देता हूं तुम्हें, तुम मुझे प्रोडक्ट बी दे दो, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ठीक है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, ठीक है। परमानेंट ट्रांसफर किया या डिस्पोजल किया, किसका? बिजनेस एसेट का। कब? जब उस पर आईटीसी अवेल कर रखा था तब का केस। ये वाला चीज शेड्यूल 1 में था, विदाउट कंसिडरेशन था ना। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड, तो विदाउट कंसिडरेशन भी ये सप्लाई था, याद आया? समझे? अब चलो देखते हैं क्या होगा। रूल 27 के हिसाब से अगर पार्टली मॉनेटरी कंसिडरेशन है और पार्टली नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है,
तो उस केस में आप क्या करिएगा? तो उस केस में सबसे पहले आप ओपन मार्केट वैल्यू पे जाइएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए आप आए, मेरे पास प्रोडक्ट ए था, ठीक है, प्रोडक्ट ए आया था, आप आए, आपने मुझसे पूछा प्रोडक्ट ए का क्या कीमत है, मैंने कहा 10,000, ठीक है। आपने क्या कहा, ये लो 5,000 रुपए और ये लो मेरा स्मार्टफोन, ठीक है, जिसका वैल्यू 5,000 है। ये आप कह रहे हैं 5,000 है, मैं नहीं कह रहा, आपका कहना है कि 5,000 है, ठीक। अगर ऐसा केस है तो मैं क्या करूंगा? तो सबसे पहले मैं ओपन मार्केट वैल्यू पे जाऊंगा। ओपन मार्केट वैल्यू क्या है? 10,000। आया समझ में? तो पहला प्रीफरेंस ओपन मार्केट वैल्यू को देना है, समझ गए? अगर ओपन मार्केट वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको ये नहीं पता, तो उस केस में द कंसिडरेशन इन मनी, तो कंसिडरेशन मनी क्या था? 5,000 प्लस द मनी इक्विवेलेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। स्मार्टफोन का कीमत क्या था? 5,000, हो सकता है 4,000 हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर 4,000 मान ले तो 9,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। कब? जब आपको पता नहीं है कि ओपन मार्केट वैल्यू 10,000 है, तो आप क्या करिएगा? तब आप मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस क्या करिएगा? मॉनेटरी कंसिडरेशन, समझ गए? अब किसी कारण से आप इन दोनों से भी पता नहीं कर पाए, मतलब पहले आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं था तो आप आए क्लाउज बी पे, क्लाउज बी भी नहीं पता चल पा रहा है कि स्मार्टफोन का कीमत क्या है, तब आप करिएगा, अगर वैल्यू तब भी डिटरमाइन नहीं हो रहा तब, तो ये सीक्वेंस में है, अगर पहला स्टेप फेल होगा तब सेकंड स्टेप, जब सेकंड फेल होगा तब थर्ड स्टेप पे आना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, ठीक है। तो इसी तरह का सामान का, मैंने प्रोडक्ट ए के ही तरह का सामान का क्या कीमत है, ठीक है, क्या वैल्यू है, वही आपको लेना है, ठीक। अगर फिर भी आप पता नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ना ए से ना बी से ना सी से, तो आइएगा डी। डी क्या है? 30 और 31 दोनों है इसमें लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन पहले आपको रूल 30 अप्लाई करना है, ठीक है। अगर रूल 30 पॉसिबल है, रूल 31 अप्लाई करना है। रूल 30 क्या कहता है? रूल 30 कहता है 110% ऑफ कॉस्ट। जो भी प्रोडक्ट ए का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उस पर 10% मार्जिन जोड़ के जो वैल्यू आता है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो रूल 31 पे आइएगा। रूल 31 क्या कहता है? रूल 31 कहता है अदर रीजनेबल मीन, मतलब बेस्ट जजमेंट मेथड। जो भी आपको सही तरीके से लगता है क्या होना चाहिए दाम, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है? रूल 27 में तीन मेथड थे पता करने के। सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर सेकंड स्टेप पे आते हैं, तो हम करते हैं मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। फिर भी नहीं पता चला तो थर्ड स्टेप पे आते हैं, और उसमें क्या कहा गया था? वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। मैंने प्रोडक्ट एक ही तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका क्या मार्केट में वैल्यू है, वही वैल्यू पे आपको, समझ गए, अपने गुड्स को प्राइस करना है, वैल्यू निकालना है। रूल 30 और 31 ऐसा रूल है जो हर रूल में आएगा, 27 के साथ भी आएगा, 28 के साथ भी आएगा और 29 के साथ भी आएगा। रूल 28, रूल 29, इन दोनों के साथ भी रूल 30 और 31 रहेगा। रूल 30 और 31 हर जगह रहेगा, ठीक है, समझिए। अब आते हैं हम लोग नीचे। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? तो बोला फुल वैल्यू ऑफ मनी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस अंडर जीएसटी लॉ, जीएसटी को नहीं जोड़ना उसमें, payable by a person to obtain such supply at the time when supply being valued is made, provided such supply is between unrelated person and price is sole consideration। समझ गए? कहने का मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है, ठीक है।
वो तो तब है ना जब आप अनरेटेड पर्सन है। यहाँ वो अज्यूम कर रहा है कि दो अनरेटेड पर्सन के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता तो किस प्राइस पर होता, वही है ओपन मार्केट वैल्यू। मतलब कहने का मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू कब का, जब दो अनरेटेड पार्टी के बीच होगा तब का ट्रांजेक्शन वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू होगा। ठीक है, इनके बीच का ट्रांजेक्शन वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू मत मान लीजिएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू कब का बोल रहा है, जब मैंने जब प्रोडक्ट है किसी अनरिलेटेड पार्टी को बेचता, ठीक है, तब उससे क्या चार्ज करता, वो हुआ आपका ओपन मार्केट वैल्यू। समझ गए? सप्लाई ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी क्या होता है? सप्लाई ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी के बारे में बोला गया, एनी अदर सप्लाई मेड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, में जो सर्कमस्टांस अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसी कंडीशन में, विच इज सेम और क्लोजली और सब्सटेंशियली रिजेंबल in respect of characteristics, quality, quantity, functionality, reputation। ठीक है, कहने का मतलब वैल्यू ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी क्यों लाया? अगर आप यहां पता नहीं कर पा रहे ओपन मार्केट वैल्यू से, इससे पता नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियस सा बात है इस प्रोडक्ट का मार्केट में कुछ और हिसाब किताब नहीं पता चल रहा, मार्केट में प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, खाली आप ही बेचते हैं। यही ना हुआ? ये तो ओपन मार्केट वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा ही, अगर प्रोडक्ट और भी बेचता है तो लाइक काइंड मैंने उसी की तरह का दूसरा प्रोडक्ट देखना है कितना में बिक रहा है मार्केट में। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। एक्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफर अ न्यू मोबाइल फोन वर्थ 20,000 टू बाई इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मोबाइल फोन एंड कैश पेमेंट ऑफ 16,000। तो आपको अभी पढ़ाया था ना, सबसे पहले आप क्या लीजिएगा, ओपन मार्केट वैल्यू, जो कि अवेलेबल है हमारे पास। जब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो सेकंड स्टेप पे जाना ही नहीं है, तो वैल्यू सप्लाई क्या होगा, 20,000। ठीक है, लैपटॉप इज मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाई फॉर रुपीज 40,000, फर्दर अ प्रिंटर वैल्यूड 4,000 इज ऑल्सो रिसीव्ड इन बार्टर। समझिए, लैपटॉप को बेचा गया आपको 40,000 में, ठीक है, पर 4,000 का प्रिंटर रिसीव हुआ बार्टर में। नहीं समझे? अब यहां पे ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है समझिए। आप थे, आप गए लैपटॉप खरीदने, उसने कहा ये रहा आपका लैपटॉप, ठीक है, सर लैपटॉप ले लीजिए। आपने कहा ये लो 40,000 रुपया, और कहा ये लो एक प्रिंटर है मेरा, ठीक है, आपने उसे प्रिंटर भी दिया अपना जिसका वैल्यू 4,000 है। तो अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता है तो क्या कहा गया था, मॉनिटरी कंसिडरेशन। मॉनिटरी कंसिडरेशन क्या है, 40,000 प्लस मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन, समझ गए? तो 40,000 प्लस 4,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 44,000। यहां चार्ट बना दिया है आपके लिए, देखिए लाइन नीचे की तरफ से देखिएगा। ओपन मार्केट वैल्यू पहला नहीं अवेलेबल है तो मॉनिटरी कंसिडरेशन प्लस मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन, नहीं अवेलेबल है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ठीक है, ये भी नहीं है तो मॉनिटरी कंसिडरेशन प्लस मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, 110% ऑफ कॉस्ट। जो भी कॉस्ट लगा है इसको बनाने में उसका 110%, रूल 30। और बाई अदर रीजनेबल मीन, रूल 31, बेस्ट जजमेंट। ठीक है, समझ गए? तो ये था आपका रूल 27। कब, जब आपको पूरा पैसा मनी मॉनिटरी टर्म्स में नहीं मिला है, कुछ नॉन मॉनिटरी है, पार्टली नॉन मॉनिटरी है, पार्टली मॉनिटरी है, या होली नॉन मॉनिटरी है, तब आपको ये फॉलो करना है स्टेप्स। ठीक है, रूल 28 में आते हैं। रूल 28 क्या कहा, रूल 28 कहा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एन एजेंट। अब एजेंट को यहां बाहर रखा है, ठीक है, अदर देन थ्रू एन एजेंट, एजेंट के अलावा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा
पैरा 3 वाला एजेंट रहेगा ना, पैरा 3 कहने का मतलब क्या हुआ, वो एजेंट जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू करता है, ठीक है। जब वो अपने नाम पे इशू कर रहा है तो मेरा सप्लाई प्रिंसिपल टू एजेंट है, फिर एजेंट टू रिसिपिएंट है, तो उस केस में प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एक सप्लाई है, ठीक है, फर्स्ट सप्लाई, और फिर एजेंट टू सेकंड प्रिंसिपल भी दूसरा सप्लाई है, समझ गया। अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू करता है, एजेंट इनवॉइस जो है अपने नाम पे इशू करता है, तो उस केस में प्रिंसिपल टू एजेंट ही फर्स्ट सप्लाई हो जाएगा, फिर एजेंट टू प्रिंसिपल सेकंड सप्लाई हो जाएगा। अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करता है तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बस एक ही सप्लाई होता है, ठीक है। तो इस केस में वैल्यू कैसे होगा नहीं होगा हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जब ये वाला केस हुआ ना तब आपको वही देखना है, दोनों अनरिलेटेड है कि रिलेटेड है, ठीक है। नीचे आएगा क्वेश्चन एजेंट का आएगा तब क्लियरली समझ में आ जाएगा किस एजेंट का बात वो कर रहा है, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन को अगर सप्लाई करेंगे तो कैसे वैल्यू करेंगे, सवाल आया, ठीक है। रिलेटेड पर्सन का डिफिनीशन ऊपर दिया हुआ था, यहां फिर से बता दिया है, एक एग्जांपल भी दिया है, क्या दिया है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है ए बी एंड को का, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी रिलेटेड पर्सन है, तो ट्रांजैक्शन मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच जो होगा वो, समझ गए, सप्लाई होगा इवन विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी, शेड्यूल 1 में ये लिखा हुआ था, ठीक है। शेड्यूल 1 में ये लिखा हुआ था कि अगर विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो वो सप्लाई होगा, तो दिक्कत इसमें था नहीं। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में क्या बोला गया, उसका तो क्लियर है, क्या क्लियर है, पहले लोग पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं। A person who has obtained or required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration be treated as a distinct person for the purpose of this act. मतलब एक पर्सन अगर एक स्टेट में 2-3 रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो वो हर रजिस्ट्रेशन जो है एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है। अगर एक स्टेट में 2-3 ले रखा है, दूसरे स्टेट में भी ले रखा है, तो दूसरा स्टेट में भी जो है वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है इसके लिए, ठीक है। Where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment has an establishment in other state and union territory, then such establishment or establishment of distinct person for the purpose of this act. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, अगर आप स्टेट ए में हैं, ठीक है, और आप यहाँ रजिस्टर्ड हैं, तो स्टेट बी में जो यूनिट होगा आपका, अब वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, समझ गया। अब आते हैं इसका वैल्यू कैसे होगा, सबसे पहला चीज, ठीक है, कैसे करिएगा, तो बोला गया यहां भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है, सबसे पहला वही सेम चीज ओपन मार्केट वैल्यू जो रूल 27 में भी था, ठीक है, बोला ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, तो वहां पे तो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन था ना। अब हाँ, एक चीज आपको दिमाग में आएगा कि इसके साथ अगर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन रहेगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपको एक चीज पढ़ाया गया होगा, स्पेसिफिक प्रोविजन जनरल प्रोविजन, तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन सब है ना, भले नॉन मॉनेटरी हो चाहे मॉनेटरी कंसिडरेशन हो, कोई कंसिडरेशन तो मतलब ही नहीं है मुझे, कंसिडरेशन ना भी हो तो भी मतलब नहीं है मुझे। अगर आपने सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन को किया है तो उस केस में कंसिडरेशन मॉनिटरी हो चाहे नॉन मॉनिटरी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कब के लिए था, रूल 27 कब था, जब अनरिलेटेड पर्सन के बीच में मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन में ट्रांसफर होगा तब, समझ में आया। अनरिलेटेड पर्सन के केस में रूल 27 अनरिलेटेड पर्सन का बात कर रहा था, लिखा नहीं है शायद, पर जो भी यहां पे मैं बता दे रहा हूं आपको, ये अनरिलेटेड पर्सन के लिए है, ठीक है,
अगर रिलेटेड पर्सन हो गया ना तो इसमें रूल 27 में मत जाइएगा, ध्यान ही मत दीजिएगा। आप कहाँ आइएगा, रूल 28 में। रूल 28 क्या कहता है? पहला चीज ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो उसका तो स्टेप भी था, वो तो आता ही नहीं है यहाँ, कहां से आएगा? तो सीक्वेंस में है ही नहीं है। क्यों? तो मतलब ही नहीं है मुझे। उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू अगर नहीं है तो वैल्यू ऑफ लाइक अंडर क्वालिटी, जो उसका क्लॉज सी था, तो बस एक बीच में मिसिंग हो गया। ठीक है, याद रखने के लिए आपको आसान होगा। अगर आपको रूल 27 याद है तो रूल 28 तो ऐसे ही याद रहेगा आपको, समझ गए? तीसरा सेम है, कॉस्ट प्लस 110% या फिर बेस्ट जजमेंट, अदर रीजनेबल मीन, रूल 31। ठीक है, अब रूल 30 ना अप्लाई करते हुए रूल 31 डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अगर कॉस्ट मेजरेबल नहीं है तो। ठीक है, वो भी लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ था, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं ऊपर। अब सवाल आता है, एक यहाँ पे देखिए पिन लगा कुछ लिखे हुए हैं, बोला ओपन मार्केट वैल्यू आप क्या समझते हैं कि दो अनरिलेटेड पर्सन के बीच जब ट्रांजैक्शन होगा और मॉनेटरी कंसिडरेशन में होगा और जहां प्राइस सोल कंसिडरेशन होगा वो ओपन मार्केट वैल्यू है। लेकिन यहां पे लिखा गया अगर रिसिपिएंट एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए, द इनवॉइस वैल्यू इज एक्सेप्टेड एज ओपन मार्केट वैल्यू। कहने का मतलब टैक्सेबल वैल्यू है जिसपे जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ऐसा लिखने में लिख दिया, जो टैक्सेबल वैल्यू, जो इनवॉइस में आपको टैक्सेबल वैल्यू दिखता रहेगा ना उसी को मान सकते हैं। कहने का मतलब आपने सप्लाई किया एक रिलेटेड पार्टी को और वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल था। ठीक है, जैसे रुकिए, हाँ यहां पे ये आप थे, ठीक है, और ये आप थे और ये भी आप ही हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन है, या आप नहीं है। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए का सन है, समझ गए? अगर मिस्टर ए अपने बेटे को सामान देता है, ठीक है, और इनवॉइस जनरेट करता है, ठीक है, इनवॉइस जनरेट किया, लिखा, यहां पे लिखा टैक्सेबल वैल्यू, यहां कुछ अमाउंट लिखा, जीएसटी का अमाउंट लिखा, और यहां इनवॉइस वैल्यू होता है। ठीक है, तो एक्ट में लिखा उसे इनवॉइस वैल्यू है, लेकिन आप इसी पे ध्यान दीजिएगा, टैक्सेबल वैल्यू का ही बात कर रहा है। ठीक है, अब अगर मिस्टर ए का बेटा फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, ठीक है, अगर वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो उस केस में जो यहां पे शो किया जाएगा ना उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा। फुल आईटीसी कहने का मतलब ऑब्वियस सा बात है, ये बंदा अपना जीएसटीआर 1 भरेगा, जीएसटीआर 1 में अपने बेटे का जीएसटीएन नंबर डालेगा और अपना इनवॉइस डिटेल डालेगा, और जैसे ही डालेगा इसके जीएसटीआर 2A में दिखेगा और 2B में भी दिखेगा। ये बंदा आईटीसी अवेल करेगा। तो अगर ये फुल आईटीसी माने जितना आईटीसी इसने ट्रांसफर किया तो सारे आईटीसी के लिए अगर एलिजिबल है तो बोलिएगा तो हर केस में तो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल होगा ही। तो हाँ, मैक्सिमम केस में फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल होगा। इसी कारण से ओपन मार्केट वैल्यू कई दफा 0 भी हो जाता है। कैसे समझ सकते हैं क्या मत फायदा है? अगर मैं इसे ट्रांसफर करूं और ये फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, फर्स्ट स्टेप, अगर ये फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है ये बंदा, तो मैं अपने अगर इनवॉइस में 0 पे ही काट दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं जीएसटी जमा भी कर दूं तो क्या करेगा ये बंदा? क्लेम कर लेगा आईटीसी। तो इसमें गवर्नमेंट को फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, एक खाली बर्डन बढ़ा। ये पहले इसको देगा, फिर ये जमा करेगा, फिर ये क्लेम कर लेगा, फिर यूटिलाइज कर लेगा। तो ये चक्र घुमाने से अच्छा है इस चक्र को तोड़ दिया गया ये बोल के कि अगर फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो फिर मतलब ही क्या है ये करने का। हाँ, लेकिन अगर फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, कहने का मतलब इसको दिया, लेकिन इसको कहा क्या था, इसको गिफ्ट के रूप में बांट देना या इसके पर्सनल यूज के लिए दिया था।
इस केस में ये बंदा फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू, जो एक्चुअल ओपन मार्केट वैल्यू होगा वो लेना पड़ेगा। समझ में आया? दो अनरिलेटेड पार्टी के बीच जब ट्रांजैक्शन होगा, जहां प्राइस सोल कंसिडरेशन होगा, वो जो वैल्यू आएगा ना वो लेना पड़ेगा। आया समझ में? कब? जब ये फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, मतलब एक्चुअल ओपन मार्केट वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। नहीं समझे? लेकिन अगर फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल होगा तो जो इनवाइस में वैल्यू डिक्लेयर होगा, इनवाइस में जो वैल्यू डिक्लेयर्ड होगा उसी को आप ओपन मार्केट वैल्यू मान लीजिएगा। समझ गए? अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर वही सेम चीज, और सी तो वही सेम है। ठीक है? अब इसके पास एक और ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है? अगर वो इसको फॉलो नहीं करना चाह रहा, इन चीजों को फॉलो नहीं करना चाह रहा, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो ये फॉलो कर सकता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है, और वो भी तभी है जब वो एज सच सप्लाई कर दिया जाएगा। मतलब आपने अपने रिलेटेड पार्टी को सामान भेजा और इसने उस सामान को बिना कुछ किए बेच दिया किसी अनरिलेटेड पार्टी को। ठीक है? तो ये दोनों रिलेटेड था और ये अनरिलेटेड था। ठीक है? शर्त क्या है? सिर्फ गुड्स के केस में और एज सच। तो उस केस में आप चाहे तो वैल्यू जो है वो 90% ऑफ प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स of like kind and quality by the recipient to his unrelated customer। तो ये जो पैसा चार्ज करेगा इससे, उसका 90%, ये लिखा हुआ है, ये जो पैसा चार्ज करेगा इससे उसका 90% इस वाले सप्लाई का वैल्यू होगा। इस वाले सप्लाई का वैल्यू ये जो चार्ज करेगा इस अनरिलेटेड पार्टी से, उसका 90%। समझ गया? However, it is not mandatory। ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो अपना ABC वाला जो था ऊपर वो फॉलो करिए। ठीक है? अब आता है एक आपका, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एज पर वैल्यूएशन रूल 32(7) the value of taxable service provided by notified class of service provider without any consideration between distinct person is nil if ITC is available। समझ गए? आया समझ में? नहीं समझे? ये रूल 32(7) में है। उसमें क्या कहा गया है कि जो नोटिफाइड क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर नोटिफाइड क्लास का है, अगर वो टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करता है बिना कंसिडरेशन का डिस्टिंक्ट पर्सन को, तो उस केस में वैल्यू नील होगा। शर्त क्या है? आईटीसी के लिए आईटीसी अवेलेबल होना चाहिए। किसको? रिसिपिएंट को। समझ गए? रिसिपिएंट आईटीसी के लिए एलिजिबल होना चाहिए, सप्लाई नोटिफाइड क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडर द्वारा किया गया है, विदाउट कंसिडरेशन किया गया है, डिस्टिंक्ट पर्सन को किया गया है, तो वैल्यू नील होगा। ठीक है? रूल 32 हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। जब रूल 32 आएगा तो देख लेंगे। ठीक है? डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन का बात नहीं किया यहां पर, ध्यान रखना। रिलेटेड पर्सन के बारे में नहीं बोला गया है। ठीक है? हाँ, ये सिर्फ गुड्स के लिए है, पर ये गुड्स और सर्विस दोनों के लिए है। ठीक है ना? ओपन मार्केट वैल्यू के लिए एक छूट है। ठीक है? इसीलिए ज्यादातर सप्लायर इंटर स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी पे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए। समझ गए? तो किस लिए चाहे तो ओपन मार्केट वैल्यू नील मान लेता है। समझ गए? तो इस तरीके से ओपन मार्केट वैल्यू नील हो सकता है, और नील होने के कारण कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपने ही सेक्शन को कौन एडिट करता है? ये लोग। ये देखो क्वालिटी सेक्शन नहीं है क्या? ये चीज बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू, यहां तुम बोलते हो अगर फुल आईटीसी को मतलब नहीं है।
तब तो फिर हर केस में, ज्यादातर केस में तो जो भी मतलब जनरली तो इंटर स्टॉक ट्रांसफर जो हो रहा है वहां रिसिपिएंट सामान अपने पास थोड़ा रखेगा, वो बेचेगा ही। जब वो बेचेगा तो ऑब्वियस सा बात है फुल आरटीसी के लिए एलिजिबल है। जब वो फुल आरटीसी के लिए एलिजिबल है तो मैं अपने इनवॉइस में डिक्लेयर जीरो कर दूं तो जीरो हो गया वैल्यू। अगर तुम बोल रहे हो ओपन मार्केट वैल्यू वो होगा जो इनवॉइस में डिक्लेयर होगा, मैं इनवॉइस में जीरो डिक्लेयर कर रहा हूं। लो बताओ। खैर छोड़ो। तो ये कोई नोटिस आ जाए कि इंटर स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी कहीं नहीं जमा किए हो तो ये वाला लाइन जाकर पढ़वा देना उसे, एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए। तो ओपन मार्केट वैल्यू वो होगा जो इनवॉइस में डिक्लेयर है, इनवॉइस में जीरो डिक्लेयर किया है मैंने, इनवॉइस में जीरो डिक्लेयर किया है मैंने। अब बताओ, समझ गया? चलो ये क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। एज मेंशन्ड इन स्टिकी नोट, अच्छा पिछले वाले किताब में नहीं था, कुछ लिखा है उसी के बारे में। On previous page, where the recipient is eligible for full ITC, the value declared in invoice shall be deemed to be the open market value of goods and service. ये प्रोविजन तभी अप्लाई होगा distinct person where same person with single PAN has taken separate registration or related person होगा तब। The rationale behind this simplified valuation is that since the recipient can take entire ITC, there cannot be any intention to evade tax. It enable ease of doing business. अच्छा ease of doing business के लिए चलो जीरो भी हो जाएगा, समझ गए? तो जीरो हो सकता है, समझ गए? तो कोई एक कुछ दिन पहले एक सवाल ही मेरे पास आया था कि इंटर स्टॉक ट्रांसफर जो हुआ, इंटर ब्रांच ट्रांसफर जो कहता है ना उसे, इंटर ब्रांच जो ट्रांसफर हुआ इस पर कंपनी क्यों जीएसटी नहीं ले रहा है, एक्ट में लिखा हुआ है। तो मैंने उसे यही बताया था कि एक्ट के बगल में किताब में हमारे स्टिकी नोट एगो लगाया हुआ है, उसको सही से पढ़े तो हम अगर अपने इनवॉइस में वैल्यू जीरो डिक्लेयर कर दे तो जीरो है, ओपन मार्केट वैल्यू जीरो है। समझ में आ गया? ABC Private Limited, a registered supplier, is a manufacturer of taxable goods. The company factory is located in Noida, Uttar Pradesh, and depot in Gurugram, Haryana. Gurugram depot is eligible for full ITC. Gurugram depot full ITC के लिए eligible है। Noida factory agreed to supply good worth 1 lakh to a customer of Gurugram depot. On its behalf, Noida factory shipped the goods directly to customer in Gurugram and bill the Gurugram depot. Noida factory has the option of billing, क्या कर सकता है, 90% of 1 लाख। क्यों? कि गुरुग्राम डिपो अपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या चार्ज करने वाला है, 1 लाख। तो इसका 90% ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अगर मैं ए बी सी फॉलो करना चाहूं तो वो कर सकता हूं, समझ गए? अब ये ऑप्शन कब एलिजिबल है? जब कंडीशन 1 गुड्स सर्विस में नहीं, कंडीशन 2 एज सच जैसा था वैसे ही, समझ गए? जब ये दो कंडीशन मेट हो जाए तब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है 90% काची का, जो अनरिलेटेड पर्सन से कौन चार्ज करेगा, रिसिपिएंट। रिसिपिएंट यहां पे कौन है? गुरुग्राम डिपो जो उसने सामान लिया, ठीक है? तुम्हारा डिस्टिंक्ट पर्सन जो है ये जो चार्ज करेगा, ये रिसिपिएंट हुआ ना तुम्हारे लिए। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के लिए गुरुग्राम डिपो तो रिसिपिएंट है। गुरुग्राम डिपो फिर अपने कस्टमर को बेच रहा है तो कस्टमर तो गुरुग्राम डिपो का ना है, ये अनरजिस्टर्ड है इसके साथ, ये तो डिस्टिंक्ट पर्सन है। अगर ये डिस्टिंक्ट 90% किसका, ये जो इससे चार्ज करेगा, इससे क्या चार्ज किया है, 1 लाख। आया समझ में? तो ये तो ऑप्शन है, ठीक है? अगर ये ऑप्शन नहीं चाहते हो या कह रहा है गुड्स आर रिप्लेस्ड बाय सर्विस, द ऑप्शन ऑफ वैल्यूइंग द सर्विस एट 90%, तो ये तो अवेलेबल ही नहीं है ना सिर्फ गुड्स के लिए, और एज सच ये भी था। हाउएवर सिंस रिसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, क्योंकि रिसिपिएंट एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए, उसके पास क्या ऑप्शन है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस, जो इनवॉइस में डिक्लेयर है उसको ले सकता है ओपन मार्केट वैल्यू, कोई मतलब नहीं है।
कब? अगर फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तब। अगर फुल आईटीसी वाला सेक्शन दोनों के लिए, रिसिपिएंट के लिए भी है और सॉरी सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी है, सॉरी सर्विस के लिए भी है और गुड्स के लिए भी है। ठीक है। अब आया सेक्शन 29 एजेंट। एजेंट, अब यहां पे कौन सा एजेंट कवर है, सवाल आता है। तो यहां पे कवर जो एजेंट है वो पैरा 3 वाला नहीं है। शेड्यूल 1 पैरा 3 शायद कहता है, या पैरा 3 ही है सर, पैरा 5 है, जो भी है। मतलब वो एजेंट जो इनवाइस, जो फर्दर इनवाइस अपने नाम पे इशू करता है, वो यहाँ कवर नहीं है। तो कौन सा एजेंट? वो एजेंट जो अपने नाम पे इनवाइस इशू नहीं करता, वो कवर है। तो कौन कवर है? किस केस में ऐसा करोगे बताओ? किस केस में आप ऐसा करेंगे? कौन सा एजेंट यहाँ कवर होगा? देखो समझ में आया कौन एजेंट यहाँ कवर होगा। Is valued by the following method apply in sequence. Open market value of goods being supplied. 90% of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his unrelated customer. यहाँ सीक्वेंस नहीं है, यहाँ और लगा हुआ है, ध्यान दे देना। ठीक है, अप्लाइड सीक्वेंस बोला है पर ए में ही और लगा है। पर एजेंट कौन सा? सबसे पहला सवाल तो यही है, कौन सा एजेंट? रूल 30 और 31 इसका मेथड बी में वही है। ठीक है, कौन सा एजेंट? तो यहां पे जो एजेंट कवर होगा ना, तुम खुद सोचो, अगर ओपन मार्केट वैल्यू का बात किया, एजेंट को सप्लाई करोगे, एजेंट को सप्लाई, शेड्यूल 1 जाओगे, शेड्यूल 1, अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू करेगा तभी तो प्रिंसिपल जब एजेंट को सप्लाई करेगा तो सप्लाई में कवर होगा। अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करेगा तब तो ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई हो जाएगा। एजेंट तो बस अपना सर्विस दिया, एजेंट सर्विस, एजेंट का सर्विस होता है दोनों को, उस केस में तो कवर ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहां वो केस कवर है सिर्फ जहां एजेंट फर्दर इनवॉइस अपने नाम पे इशू करेगा, ओन नेम, अपने नाम पे जब वो फर्दर इनवॉइस इशू करेगा वो यहां कवर है। समझ गए? जो एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करेगा वो यहां कवर ही नहीं है, तब तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तब तो फिर सप्लाई प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, तो झगड़ा क्यों है? फिर तो ए ने बी को सप्लाई किया, ए ने एजेंट को सप्लाई किया ही नहीं है। नहीं समझे? मान लो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है और ये बीच में एजेंट है। अगर एजेंट अपने नाम पे इसको इनवॉइस इशू करेगा तब ना ये सप्लाई कहलाएगा इन दोनों के बीच का। इवन विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई कहलाएगा, मैंने कंसिडरेशन है तब तो सप्लाई है ही, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई कहलाएगा। ये शेड्यूल 1 कहा था। ठीक है, तो यहां पे वही एजेंट कवर है, शेड्यूल 1 वाला। वो एजेंट नहीं कवर है जो सिर्फ अपना एजेंसी का सर्विस दे रहा है, उस केस में सप्लाई ये हो जाएगा। तब तो एजेंट को दिया गया सामान कोई मतलब ही नहीं रखता है। तो यहां पे कौन सा एजेंट कवर है? शेड्यूल 1 वाला। कौन सा एजेंट? शेड्यूल 1 वाला जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू करेगा, जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू करेगा। समझ में? तो उस केस में सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू या
90% of the price charged for supply of goods of like kind and quality by the recipient to his unrated customer. यहाँ as such नहीं है, ठीक है। 90% जो चार्ज करेगा कौन? एजेंट। 90% जो ये एजेंट चार्ज करेगा इससे, उसका 90% यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा जो एजेंट को सामान भेजा है। समझ गए? तो जो तुमको अच्छा लगे, तो क्या अच्छा लगेगा? जो कम हो वही अच्छा लगेगा ना तुम्हें, ठीक है? आया समझ में? जो तुमको अच्छा लगे, ये नहीं कहा है कि कम हो वही अच्छा लगेगा, पर जो कम है वही अच्छा लगेगा क्योंकि उस पर जीएसटी कम लगेगा। समझ गए? जीएसटी कम लगेगा तो दिक्कत कम होगा, क्या एजेंट क्या देगा तुमको? कुछ नहीं देगा, बोलेगा जमा करो अपना, ठीक है? तुम्हारा सामान बेचेंगे तब ना तुमको पैसा देंगे। समझ गए? तो यहाँ पे शेड्यूल 1 का एजेंट कवर है। अब तक मैं ऊपर से उल्टा करते आ रहा था, क्यों? ताकि तुमको लास्ट में सही चीज जब बताया जाए तब तुम्हें लगा अच्छा पॉइंट तो सही है। यहाँ तो सप्लाई ऐसे हो जा रहा है। होता क्या है ना, जब कुछ गलत याद करो ना तो सही याद आता है। नहीं समझे? कई दफा मैं याद करने के लिए यही करता हूँ, उल्टा चीज याद, उल्टे चीज दिमाग में बैठाओ, याद रखो सीधा चीज क्या होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ये होगा, पर दिमाग में आता है कि नहीं ये होगा। समझ गए? तो उसके लिए अच्छा है कि आप याद रख लो कि यही होगा जो दिमाग में आ रहा है, पर ये याद रख लो कि उसका उल्टा होना चाहिए था। ठीक है? तो इसका उल्टा ही समझो, मतलब समझना क्या, तुम्हें तो याद रहेगा ही, मैं ही कंफ्यूज होता था इसमें बार बार। ठीक है? इनवाइस अपने नाम पे इशू करेगा अगर एजेंट, तब ये केस में आने का, और अपने पास यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है और है। ठीक है? जो अच्छा लगे वो लेने का। और मैं उसका दूसरा सीक्वेंस का जो लिस्ट में है वो वही चीज है, रूल 30 और रूल 31। ठीक है? अब जो क्वेश्चन है, एक एबीसी लिमिटेड सप्लाई गुड्स टू एजेंट एंड एजेंट इन सप्लाइंग गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाई एट अ प्राइस ऑफ 1000, तो इसका 90% कितना होगा? 900 रुपया। समझ गया? एबीसी लिमिटेड also supply good to an unrelated customer at a price of 950 per unit on the day of the supply. The value of supply made by ABC Limited to agent, या तो अब ये ओपन मार्केट वैल्यू है, तो या तो 950 लो, या तुम्हारे पास ऑप्शन है कि 90% ऑफ 1000 लो। तो तुमको जो अच्छा लग रहा है वो ले सकते हो। ठीक है? तुमको 900 अच्छा लग रहा है, 900 लो, 950 तो 950 लो, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ लोअर का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट जनरली लोअर को ही लिया जाता है ताकि टैक्स कम आए। समझ गए? अब तक जो पढ़ते आए रूल 27, 28, 29, वहां एक चीज कॉमन था, ओपन मार्केट वैल्यू। समझ गए? तो पहला प्रीफरेंस हमेशा ओपन मार्केट वैल्यू को दिया जाता है, लेकिन यहां पर प्रेफरेंस का बातें नहीं है। यहां तो कहा कि ओपन मार्केट वैल्यू लेना है लो, नहीं तो 90% लो। अच्छा, अब जब तुम आओगे, ये चार्ट है रूल 30 और 31, तब से पढ़ते ही आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है? ये देखते हैं क्या है। A cosmetic company buys its products from a subcontractor who supplied tester of each product to be placed in retail outlet free of charge. There are different sides from the product that is sold. The company and the subcontractor are related person. The subcontractor does not have detail of cost of acquisition. As none of the methods 27 से 30 कुछ अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो रूल 31 रीजनेबल मीन यूज करेगा और क्या, और सेक्शन 15 का जनरल प्रोविजन यूज करेगा। समझ गए? ये चार्ट बना हुआ है तुम्हारा। ठीक है? अब यहां से जो तुम्हारा है वो जो सी था वो शुरू है। ठीक है? रूल 31A से, तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और कल जब वो हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे टाइम ऑफ सप्लाई का शायद क्वेश्चन हो गया है ना? नहीं हुआ। टाइम ऑफ सप्लाई और
वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन दोनों का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इनको याद रखने में कुछ खास दिक्कत तुम लोग को अब नहीं होगा। ठीक है, ये सब में एक ही जैसा चीज है, हल्का हल्का फर्क है, समझ गए। चलो तो